नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद कल पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन करेंगी। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति महोदया कल दिन भर अयोध्या में रहेंगी। इसकी औपचारिक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है। प्रशासन राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों में लगा है। चूंकि राहुल गांधी और विरोधी दलों के तमाम नेता चुनावी सभाओं में बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से हैं, इसीलिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू को रामलला की पूजा अर्चना से वंचित रखा गया है। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया था और उस समय राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो जल्दी ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगी। और अब राष्ट्रपति ने फैसला किया है, इसका विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया। राष्ट्रपति महोदया कल अयोध्या जाएंगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बंगाल में कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर मुसलमानों को डराने की कोशिश की। ममता ने हज पर जाने वाले मुसलमानों को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ साथ अपील की कि वो वोट देकर ही हज पर जाएं, क्योंकि वोट नहीं डाला तो बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी आई तो नागरिकता पर संकट आएगा। यूपी में तो इलेक्शन के दौरान आज एक नया शब्द सुनाई दिया, वोट जिहाद। समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा में मुसलमानों से कहा गया, अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो संघी सरकार आने वाली नस्लों को खत्म कर देगी, इसलिए अब वोट जिहाद का वक्त है। सलमान खुर्शीद के सामने उनके भतीजे ने लोगों से कहा, जो मुसलमान बीजेपी के नेताओं की मीटिंग में जाते हैं, जो मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, उन सबका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। यूपी में सलमान खुर्शीद और उनके भतीजे के खिलाफ क्या एक्शन हुआ और ममता को बंगाल में अमित शाह ने क्या जवाब दिया, योगी ने आज बंगाल में जाकर क्या कहा, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले सुनाता हूं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के सपोर्ट में हुई पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कैसे वोट जिहाद की कॉल दी और ये कैसे एक बड़ा विवाद बन गया। अब तक हमने लव जिहाद का शब्द बार बार सुना था, लेकिन आज 2024 के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हुई और ये एंट्री कराई सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने। मारिया आलम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मारिया आलम फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक जनसभा को एड्रेस कर रही थी। फर्रुखाबाद से एक जमाने में सलमान खुर्शीद पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे, लेकिन अलायंस के तहत इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य मैदान में हैं। मारिया आलम नवल किशोर शाक्य के लिए प्रचार करने कायमगंज पहुंची। इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए मारिया आलम ने पहले तो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में प्रचार करने वाले मुसलमानों को कौम का गद्दार बताया, उनका हुक्का पानी करने की अपील की और फिर कहा कि आज मुस्लिम समुदाय पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना है तो मुसलमानों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना होगा। मारिया आलम ने सीए एनआरसी का जिक्र किया और कहा, अगर जुल्म रोकना है तो वोट जिहाद करना होगा। वोट जिहाद ही जुल्म से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। अगर आज की बात की जाए, आज ये कुर्बानी जरूरी है। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां ना हम जीत सकते हैं अकेले और ना हम हार सकते हैं। इसलिए हमारी हैसियत और हमारी औकात, अपनी हैसियत और अपनी औकात इंसान को सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके
बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। इस बार बहुत होश से वोट दो, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ। मारे आलम ने वोट जिहाद की बात की, सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कही। सलमान खुर्शीद न केवल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, लेकिन इस मामले की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची। फर्रुखाबाद पुलिस ने मारे आलम के साथ साथ सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया। यूपी में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, जो कांग्रेस मुसलमानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है, अब वही कांग्रेस मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मुस्लिम भाई बहन इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाले। लेकिन ये लोग जहां 60 साल पहले थे, ये आज भी वहीं पर हैं। ये मुसलमानों को दंगाई टूर बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके उनका वोट लेना चाहते हैं। इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। मुसलमानों को चाहे भागलपुर का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, मलियाना का दंगा रहा हो, इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास दंगों का है और दंगों के जरिए मुसलमानों को हमेशा मरवाने का काम किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कभी उसको लागू करने का काम नहीं किया। मुसलमानों के हाथ से किताब छीन करके उनको सड़कों पर बिठाने का काम कांग्रेस ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जिहाद कर रही थी कांग्रेस? कौन सा जिहाद कर रही थी मुसलमानों के हाथ से निवाला छीनकर, मुसलमानों के हाथ से काम छीनकर, मुसलमानों को सड़कों पर लाकर करें? मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद मुसलमानों से माफी मांगे। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस मुस्लिम और यादव वोट बैंक के भरोसे है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लगता है कि अगर यूपी में उनके उम्मीदवारों को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलता है तो कई सीटों पर बीजेपी को फाइट दी जा सकती है। मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं, किसे वोट देते हैं, यह जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। यूपी में मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि अब उन्हें 2 वक्त का राशन प्रॉपरली मिलता है, कानून व्यवस्था बेहतर है, पुलिस परेशान नहीं करती, कुर्ते वाले लूट खसोट नहीं करते, घर बने हैं, सड़कें बनी हैं, सुकून की जिंदगी है। लेकिन जब बात वोट की आती है तो ज्यादातर मुस्लिम मतदाता साइकिल का बटन दबाने की बात करते हैं। लेकिन एक बदलाव आजकल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इतना सब मिलने के बाद उन्हें भी बदलना चाहिए। कुछ मुस्लिम लीडर्स को यह लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट जिहाद जैसे लफ्ज इसीलिए कॉइन किए जा रहे हैं। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस है, अगर विपक्ष मुस्लिम वोटों पर दाव लगा रहा है तो उसे हिंदू वोट पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और यह काम योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। आज योगी ने बंगाल में बहरामपुर, बीरभूम और आसनसोल में पब्लिक मीटिंग्स की। बहरामपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी पर बंगाल में हिंदुओं को दबाने, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू पर जुल्म ज्यादती का इल्जाम उन्होंने लगाया। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी सत्ता में बने रहने के लिए वोट के चक्कर में बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में बसा रही है, जिससे बंगाल हिंदू विहीन हो जाए।
सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत दो प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। योगी ने कहा, जिस बंगाल ने देश को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दिया, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को कुचलने की कोशिश हो रही है। योगी ने कहा, दुर्गा मां की पूजा करने वाले बंगाल में आज सत्ता के संरक्षण में संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये देखकर दिल भर आता है। जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार, रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। अमित शाह भी आज बंगाल में थे। बर्धमान की रैली में अमित शाह ने कहा कि मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता अब मुल्ला, मदरसों और माफियाओं की सरकार चला रही है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को बसाने में मदद कर रही है, लेकिन पड़ोसी देशों से जान बचाकर आने वाले हिंदू, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को सीएए के जरिए नागरिकता देने का दीदी विरोध करती हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बहुत जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी भाइयों बहनों, एक एक शरणार्थी। और ममता दीदी आप नहीं रोक सकती। ये ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। मां, माटी, मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है
तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के आरोपों का ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं दिखा। ममता अपने काम में लगी है। ममता का फोकस मुस्लिम वोट पर है। आज ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रैली की। मुर्शिदाबाद देश के उन गिने चुने जिलों में है जहां मुसलमानों की आबादी 60% से ज्यादा है। चूंकि 16 जून को बकरीद है, इससे पहले मुस्लिम हज के लिए जाते हैं और ममता बनर्जी को इस बात की चिंता है कि कहीं बंगाल के मुसलमान पोलिंग से पहले हज के लिए ना चले जाएं। इसीलिए आज ममता ने मुर्शिदाबाद में मुसलमानों से कहा कि हज के लिए जाओ, जरूर जाओ, सरकार पूरी मदद करेगी, लेकिन पहले वोट देना, फिर हज करने जाना। যারা হজ যাত্রীরা হজে যাবেন অনেক শুভকামনা থাকবে। ভোটটা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা হজে যাবেন, সেইভাবেই অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে জেলা ওয়াইজ, কারণ এরা ইচ্ছে করে করেছে যাতে মুসলিমরা ভোটটা দিতে না পারে। আমি লাস্ট বলবো, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। और इसके बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन ड्यूटी में तैनात सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को धमकाया। ममता बनर्जी ने कहा उन्हें इन जवानों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो केंद्र सरकार के इशारे पर सख्ती करते हैं तो फिर भविष्य में उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। বিএসএফ দিকে ভয় দেখাচ্ছে, সিআরপিএফ দিকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি কারো বিরুদ্ধে নই, আমি শুধু সেন্ট্রাল फोर्सेस কাছে আমার একটাই কথা, आप लोगों को भी नौकरी बहुत दिन है। आप बीजेपी का बातों पे ऐसा कुछ नहीं करिए जिसमें आने वाला दिन आप लोगों को खिलाफ में कोई एक्शन कोई ले, ये हम नहीं चाहते हैं। आप इम्पार्शियली काम करो, हमारा एतराज़ नहीं है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट पूरा आपको कोऑपरेट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन बीजेपी के लोगों को साथ घूम के आप बीजेपी के लिए गोली मत चलाओ, किसी को मत धमकाओ, वोटर को भड़काओ मत। हम लोग हैं आपका साथ, आप लोगों भी हमारा परिवार का ही कोई ना कोई मेंबर है। ममता बनर्जी का कैंपेन करने का अपना अलग अंदाज है। बंगाल में ममता की पकड़ मजबूत है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, बीजेपी के नेता जिस तरह से बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, उससे जाहिर है ममता बनर्जी परेशान तो है। दूसरी बात, ममता सरकार पर करप्शन के केसेस, संदेश खाली में महिलाओं के साथ जुल्म और रामनवमी, सरस्वती पूजा और हनुमान जयंती के जुलूसों पर सरकार की पाबंदियां, इन जुलूसों पर पथराव, ये सारे के सारे मुद्दे ममता के खिलाफ जा रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने स्ट्रेटेजिक तरीके से उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए ममता को डर है कि कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो जाए, इसका फायदा बीजेपी को न मिल जाए। इसलिए ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि जय बांग्ला का नारा लगाकर बीजेपी को आउटसाइडर बताएं, बंगाल का दुश्मन बताएं, बंगाली सेंटिमेंट को उभार सकें और कांग्रेस लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम बताकर मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखा जाए। पूरे कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी यही कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी अलग धुन में है। आजकल वो संविधान की छोटी सी किताब जेब में रखते हैं, हर रैली में माइक संभालते ही जेब से संविधान की कॉपी निकालते हैं, लहराकर कहते हैं देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक संविधान बचाने वाली, दूसरी संविधान को खत्म करने वाली। वो कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड में थे और भिंड की रैली में उन्होंने यही बात दोहराई। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है।
इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। भिंड की सभा में राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें की, संविधान बचाने की कसम ली, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने का दावा किया, कांग्रेस की तमाम गारंटियां गिनाई। लेकिन मजे की बात है कि कांग्रेस के पुराने नेता भी राहुल की गारंटियों पर भरोसा नहीं कर रहे। जिस वक्त राहुल भिंड में दलित पिछड़ा समाज को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश में लगे थे, उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मुरैना में पिछड़ा वर्ग के बड़े कांग्रेस नेता रामनिवास रावत और मुरैना की कांग्रेस महापौर शारदा सोलंकी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट में आने वाली विजयपुर असेंबली सीट से 6 बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों कांग्रेस नेताओं को आज मुरैना की रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी में शामिल किया। पता चला कि रावत मुरैना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने नीतू सिकरवार को उम्मीदवार बना दिया। रावत इसी बात से नाराज थे और आज जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, उसी वक्त रामनिवास रावत ने अपने सपोर्टर के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब से यह सिलसिला चल रहा है। राहुल जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ देता है। यह संयोग है या प्रयोग, कोई नहीं कह सकता। यात्रा के वक्त यह सिलसिला शुरू हुआ और अब लोकसभा चुनाव की रैलियों तक जारी है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस नेता पर उसकी अपनी पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे, उस पर देश के लोग कैसे यकीन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि वो अपने विरोधियों की हर बात ध्यान से सुनते हैं और जवाब देने में देर नहीं करते। चूंकि राहुल पिछले 3 दिन से संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, आज मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया। महाराष्ट्र में मोदी की आज 3 पब्लिक मीटिंग्स हुई और चौथी रैली तेलंगाना के जहीराबाद में हुई। जहीराबाद की रैली में मोदी ने कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। मोदी ने पब्लिक को बताया कि आजादी के बाद से कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने कैसे संविधान को खत्म करने की साजिश की। मोदी ने कहा, शहजादे आजकल संविधान लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी दादी के पिता, फिर दादी और पिता ने कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कैसे की, यह अब देश को बताना जरूरी है। और नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, आज पूरा हिसाब बराबर किया। मोदी ने कहा, जो लोग संविधान के नाम पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, जो लोग आरक्षण को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को SC, ST और OBC का हक देना चाहते हैं, वो साफ साफ सुन ले, मोदी अपने जिंदा रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने देगा। ये कांग्रेस वाले जरा कान खोलकर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और तुम्हें तो मालूम नहीं है, जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था
अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्रनगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था और संविधान का सम्मान करते हुए जुलूस निकाला था और उस राज्य का मुख्यमंत्री हाथी पर नहीं बैठा था, संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था ताकि संविधान का सम्मान हो। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मैं आज तेलंगाना की धरती से ऐलान करता हूं, ये वर्ष हमारे संविधान के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं इतने शान से संविधान का 75वां वर्ष मनाऊंगा और गली गली में जाकर के इनके पापों को खुला करके छोड़ूंगा। अब तो हर घर तक जाऊंगा, उन्होंने संविधान के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। ये मेरी तीसरी टर्म में संविधान के 75 वर्ष बड़ी शान से मनाऊंगा, गाजे बाजे के साथ मनाऊंगा और इनके पापों को देश की गली गली में पहुंचा दूंगा। असल में आरक्षण का मुद्दा होम मिनिस्टर अमित शाह के एक डॉक्टर वीडियो की वजह से और ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा विवाद बन गया। विरोधी दलों के नेताओं ने इस वीडियो को खूब घुमाया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस के नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस मामले की जांच का दायरा 8 राज्यों तक पहुंच गया है। आज इस डॉक्टर वीडियो के केस में गुजरात से 2 लोग अरेस्ट किए गए। गुजरात पुलिस ने कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी के पीए सतीश और आम आदमी पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर अमित शाह के डॉक्टर वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने का इल्जाम है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 8 राज्यों के 16 लोगों को इस वीडियो के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं, जिन्हें कल या तो खुद दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर होना होगा या फिर अपने किसी लीगल प्रतिनिधि के जरिए बयान दर्ज कराना होगा। दिल्ली पुलिस ने यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड के रहने वाले 15 और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से भी जानकारी मांगी है कि अमित शाह का ये एडिटेड वीडियो सबसे पहले किसने पोस्ट किया था। इस दौरान होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग ने भी लोगों से होम मिनिस्टर के एडिटेड वीडियो के बारे में जानकारी देने की अपील की है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अमित शाह के इस फेक वीडियो को वायरल करने में मदद की थी ताकि भ्रम फैलाया जा सके कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आज महाराष्ट्र की रैली में नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि मोहब्बत की दुकान में अब नकली सामान बिकने लगा है। इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को
खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। फर्जी वीडियो को लेकर आज अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पहले 2 फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत आगे है। इससे परेशान होकर कांग्रेस ने झूठ की फैक्ट्री खोल दी है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ये झूठ फैला रही है कि बीजेपी को बहुमत मिला तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की राजनीति कर रहे हैं और ये फेक वीडियो उसकी पराकाष्ठा है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं। निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास, ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। चूंकि अभी मुद्दा बड़ा हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, इसलिए आज इस इशू पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। खड़गे ने कहा फेक वीडियो बनाने, एडिटेड वीडियो वायरल करने में बीजेपी एक्सपर्ट है। खड़गे ने कहा कि मोदी तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो हेट स्पीच दे रहे हैं और इल्जाम कांग्रेस पर बढ़ रहे हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। कांग्रेस के नेता भी समझ गए हैं कि अमित शाह का डॉक्टर वीडियो फैलाकर, फर्जी वीडियो सर्कुलेट करके उनसे बड़ी गलती हो गई और अब वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसके डाई डाउन होने का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन अमित शाह इसे छोड़ने वालों में से नहीं है। वो वीडियो बनाने से लेकर वीडियो फैलाने वाले हर किसी को पकड़ेंगे। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि इस पकड़ धकड़ में उनके सोशल मीडिया चलाने वाले कई लोग धरे जाएंगे। कांग्रेस ने पिछले 3 साल में एक अच्छा खासा इकोसिस्टम खड़ा किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए एंटी मोदी माहौल बनाता है। अमित शाह का डॉक्टर वीडियो इसी इकोसिस्टम के जरिए कैलकुलेटेड तरीके से सर्कुलेट किया गया। इसकी प्लानिंग करने वालों को लगता था यह बात चिपक जाएगी कि अमित शाह आरक्षण विरोधी हैं, पर दांव उल्टा पड़ गया। फेक और डॉक्टर वीडियो बनाने और फैलाने के खिलाफ आईटी कानून काफी सख्त है और अमित शाह ऐसे किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है। 8 राज्यों में ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं के कई करीबी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और भी लोग पकड़े जाएंगे और कांग्रेस का बना बना इकोसिस्टम मुसीबत में पड़ जाएगा। और नोट करने की बात यह कि यह कोई पहला फेक वीडियो नहीं है। इससे पहले आमिर खान, रणवीर सिंह और अल्लू अर्जुन जैसे फिल्म स्टार्स के फेक एंटी मोदी वीडियो जारी किए गए थे। लेकिन लगता है कि अमित शाह पर हाथ डालकर कांग्रेस ने गलती कर दी। अमित शाह के नकली वीडियो पर सियासत के बाद बात करते हैं असली वीडियो की, जो कर्नाटक की राजनीति में बड़ा इशू बन गया है। 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आने के बाद आज पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने ग्रैंडसन हासन सीट से जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस की एक पेन ड्राइव सामने आई थी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी, जांच शुरू की। लेकिन हासन से मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को अपने इलाके में वोटिंग के बाद विदेश चले गए। इस मामले में बीजेपी भी विरोधी दलों के निशाने पर है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन है। पहले तो जेडीएस ने इसे पुराना मामला बताकर पलट झाड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर जब बीजेपी पर अटैक किया तो आज प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि रेवन्ना के सस्पेंशन की जानकारी देने के लिए जब पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार का हाथ बताया। कुमारस्वामी ने कहा मामला 5 साल पुराना है और चुनाव से ठीक पहले यह पेन ड्राइव सामने आया। इससे साफ है साजिश कितनी गहरी है। They are working in Revanna's residence on the basis of FIR. I am telling you, they worked in his house in 2012. On that basis, he told this issue is old one. From 2012, they are worked in Revanna's house. They left the Revanna's house 5 years back. After 5 years, why this issue now? Some people, they wanted to raise it. How D.K. Shivkumar is the background, how he played in this issue, the circulating their pen drives, what is his role, all those things, this government conducting an SIT fairly, then all those things will come. हालांकि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार ने कहा प्रज्वल ने जो कारनामे किए वो जनता देख रही है। अब बीजेपी और जेडीएस के नेता कुछ भी कहें कोई भरोसा नहीं करेगा। डी.के. शिवकुमार ने कहा कुमारस्वामी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि कुमारस्वामी आज कुछ बोलते हैं कल कुछ और कहते हैं। What is the meaning of suspension in JDS party? The family, all suspension. They are not. It is only to show that what Mr. Kumaraswamy said one day earlier, what he said next day. It is all. There is a lot of changes here. That is why I am telling you, no one in Karnataka believes Mr. Kumaraswamy. Every day he changes his stand. Every day he tries to deviate things. This is his political history and his political story that is not firm and committed to any of his political understandings. प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के नेता हैं, देवेगौड़ा के परिवार के हैं।
लेकिन कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का अलायंस हुआ है, इसलिए आरोप बीजेपी पर भी लगाए गए। आज अमित शाह ने बीजेपी का पक्ष सामने रखा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार मातृशक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करती और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन अमित शाह ने पूछा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जब सरकार की जानकारी में यह मामला पहले से था तो फिर कांग्रेस सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। यह मामला गंभीर है, घिनौना है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में प्रज्वल ने ऐसा घिनौना अपराध किया है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मामला कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे सवाल हैं। ये वीडियो किसने बनवाए, पब्लिक में कैसे आए, ये मामला इतना बड़ा कैसे बना, कब शुरू हुआ, यह समझने के लिए इस केस की क्रोनोलॉजी जानना जरूरी है। यह पूरा केस एक ड्राइवर की नाराजगी के आसपास घूमता है। ड्राइवर प्रज्वल और रेवन्ना परिवार का एक फैमिली मेंबर था, बहुत करीबी था। उसके पास प्रज्वल के फोन, आईपैड, कंप्यूटर सबका एक्सेस था। वो प्रज्वल का विश्वास पात्र था। लेकिन मार्च 2023 में प्रज्वल ने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। ड्राइवर ने धमकी दी कि वो अपने मालिक को, एमपी साहब को एक्सपोज कर देगा। उसने यह भी बता दिया कि उसके पास साहब के वीडियोज और फोटोग्राफ्स हैं, जो सामने आ गए तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। जून 2023 में इन वीडियोस की बात पहली बार पब्लिक डोमेन में आई, जब प्रज्वल ने बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में केस फाइल किया। यह केस 86 मीडिया हाउसेस के खिलाफ था। कोर्ट से अपील की गई कि प्रज्वल के खिलाफ ये मीडिया हाउसेस फेक न्यूज, मॉफ वीडियोस और फोटोग्राफ दिखाने वाले हैं, उस पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने मीडिया हाउसेस के खिलाफ गैग ऑर्डर पास भी कर दिया। बात दब गई। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई। प्रज्वल ने इस केस में मीडिया हाउसेस के अलावा अपने ड्राइवर को भी पार्टी बनाया था, वो भी एक्यूज था। ड्राइवर के खिलाफ भी केस फाइल किया गया था। फिर ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि प्रज्वल ने उससे 13 एकड़ जमीन हैंडओवर करने के लिए कहा है। जब उसने इनकार किया तो प्रज्वल ने अपने फॉर्मर ड्राइवर की वाइफ और मदर को किडनैप करवा लिया। यह ड्राइवर की कंप्लेंट थी। ड्राइवर रेवन्ना परिवार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया, केस फाइल किया और यह केस लड़ने के लिए उसने देवराजे गौड़ा को अपना वकील बनाया। वकील साहब देवराजे गौड़ा लोकल बीजेपी लीडर हैं। देवराजे गौड़ा 2023 में प्रज्वल के फादर रेवन्ना के खिलाफ असेंबली का चुनाव लड़े पर हार गए और इस केस ने उस वक्त जबरदस्त टर्न लिया जब फॉर्मर ड्राइवर ने वकील देवराजे गौड़ा को प्रज्वल के एक्सप्लिसिट वीडियोस और फोटोग्राफ दिए। अपने पॉलिटिकल राइवल रेवन्ना के बेटे के खिलाफ वीडियोस और फोटोज देखकर देवराजे गौड़ा भी चौंक गए। उनका मानना यह था कि परिवार के मेंबर की तरह रहने वाले ड्राइवर ने प्रज्वल के फोन और कंप्यूटर से ये सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स कॉपी किए।
अब देवराजे गौड़ा के पास सेंसेशनल एविडेंस था। यह बात दिसंबर 2023 की है, लेकिन जनवरी 2024 में ड्राइवर ने पलटी मारी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा उसे किसी वीडियो और तस्वीरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देवराजे गौड़ा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में वीडियोज का इशू रेज किया। हाईकोर्ट ने 2023 में प्रज्वल की पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और वो इसी केस पर आधारित था। प्रज्वल सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया और प्रज्वल फिर से एमपी बन गए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे वीडियोस, सारे फोटोग्राफ्स पेन ड्राइव के जरिए पूरे हासन में बांट दिए गए। यह वो इलाका है जहां से प्रज्वल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मोटी सी बात है कि जब किसी बड़े राजनीतिक परिवार का लड़का इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो सारा का सारा सिस्टम केस को दबाने में, गवाहों को डराने में लग जाता है। और अगर चुनाव ना होता तो यह केस कभी सामने ना आता, लेकिन अब सामने आया है तो इसे अंजाम तक भी पहुंचना चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। अगर महिलाओं के साथ इसका 1% भी जुल्म हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए और प्रज्वल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुंबई से खबर आई कि आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मुंबई 9 सीट से आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मुंबई में 5वें राउंड यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यह पहला मौका है जब पीयूष गोयल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल फिलहाल राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा में सदन के नेता हैं, लेकिन मोदी ने पीयूष गोयल को इस बार मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह कि पीयूष गोयल की उम्मीदवारी 1 महीने पहले घोषित हो गई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार का नाम आज तब घोषित हुआ जब पीयूष गोयल अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। सीट शेयरिंग के हिसाब से मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले भूषण पाटिल को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जिस वक्त पीयूष गोयल पर्चा भर रहे थे, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में थे, माढ़ा में रैली कर रहे थे। इस रैली में मोदी ने कहा कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट बर्बाद करना है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो इतने उम्मीदवार भी नहीं है जितने सांसद सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250, 250 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 273, 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट देकर के सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। मोदी की बात सही है कि इस चुनाव में कांग्रेस को कई जगह उम्मीदवार खोजने में भी मुश्किल हो रही है। जिन्हें खोजकर टिकट दिया गया उनमें से कई मैदान छोड़कर भाग गए। सूरत, खजुराहो और इंदौर 3 एग्जाम्पल्स हैं। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को टिकट दिया जिनका नाम पार्टी के नेता भी नहीं जानते थे। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार को उस वक्त एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी जब वो मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन खड़गे को उसका नाम ही पता नहीं था। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अपने कैंडिडेट शिव कुमार डहरिया के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, मोदी सरकार पर हमले किए और आखिर में कहा यहां से कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दो। इसके बाद खड़गे ने मंच पर ही सबके सामने उम्मीदवार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शिव कुमार डहरिया ने
खरगे को अपना नाम बताया। इसके बाद खरगे ने कहा उनके कैंडिडेट के नाम में शिव है, इसलिए राम से वही मुकाबला कर सकते हैं, वही बीजेपी के कैंडिडेट को आसानी से हरा सकते हैं। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। जब पार्टी के अध्यक्ष को अपने उम्मीदवार का नाम ही पता ना हो, वो पब्लिक के सामने उम्मीदवार से पूछे नाम क्या है, तो पता चलता है कि कांग्रेस की हालत क्या है और चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियस है। हालांकि मल्लिकार्जुन खरगे की तारीफ करनी पड़ेगी, 82 साल की उम्र में फिट हैं और इस चुनाव में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं।